आज का हमारा चैप्टर है 18वीं शताब्दी के नए राजनीतिक गठन। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पहले पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह बदली। कि आप दोनों मैप को देखो और ध्यान से देखो कि दोनों मैप में जब ध्यान से देखते हैं तो कुछ ऐसे राज्य हैं जो पहले मुगलों के अधीन थे, अब स्वतंत्र हो चुके हैं, तो उससे मुगलों की सीमा में क्या चेंज आया है। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति 1765 में एक नई शक्ति जो क्या है, ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत में, पूर्व की साइड यानी कि वेस्ट बंगाल के साइड वाले भारत में बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्व हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें अब ध्यान से देखो, ये 1700 वाला यहां से बाउंड्री डो 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 जा रहा है ना, ये पूरा मुगल था, मुगल राज्य और यहां तक था, ठीक है। लेकिन 18वीं सदी के मध्य में देखो सीन चेंज हो गया है। यहाँ पर ये बंगाल बिहार ब्रिटिशर्स के अधीन थे, उत्तरी सरकार ब्रिटिशर्स के अधीन है ये, ठीक है। यह दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। 18वीं शताब्दी एक ऐसा टाइम था जब भारत के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक छोटे से टाइम में ही बदल गई, बड़ी अचानक बदल गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मोटे तौर पर 1707 जब औरंगजेब मर गया से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तब तक के बीच के टाइम को पढ़ने वाले हैं। के दौरान हुई उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। 1707 यानी कि मुगल स्ट्रॉन्ग राजा औरंगजेब की मृत्यु से 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई के बीच के टाइम को पढ़ेंगे कि उस टाइम में किन किन का शासन था। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर किस प्रकार पहुंचा और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ती हुई, देखो उन्होंने दक्षिण भारत में 1679 में बड़ी लंबी लड़ाई ली, तो सेना को पैसा भी देना पड़ता है, तो वित्तीय संसाधन उनके पैसे यानी कि बहुत खर्च हुए। औरंगजेब के जो बच्चे थे, उत्तराधिकारी थे, वो उनके शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता यानी कि उनका जो सिविल लोगों को मैनेज करने का सिस्टम है वो फेल हो गया था, समाप्त होने लगे और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्र सत्ता के लिए मुश्किल होने लगा। सूबेदार के रूप में अभिजात को नियुक्त किया जाता था। वे अक्सर पैसे यानी कि राजस्व और सैन्य प्रशासन, उनके पास फौज भी होती थी, उनके पास पैसे भी होते थे, दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति मिली। मुगल साम्राज्य के जो जिस हिस्से के वो थे तो उन पे पैसा और राजनीतिक पावर और फौज का उनका प्रभाव होने के कारण वो उनको कंट्रोल करने में सक्षम रहे। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया, राजधानी में पहुंचने वाले पैसे कम होने लगे। उत्तरी और पश्चिमी, उत्तर कहाँ है, कश्मीर की साइड है, पश्चिम कहाँ है, राजस्थान साइड है, तो उस वाले एरिया के अनेक हिस्सों में जमींदार और किसानों का विद्रोह हुआ। कृषक आंदोलन ने इन समस्या को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए। कभी कभी तो ये विद्रोह क्यों हुए थे कि भाई मुगल तुम लोग हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स क्यों लगा रहे हो, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदार जो उस एरिया के सरदार थे ना, जिनको पास ज्यादा पावर आ गई थी, वही मुगल सत्ता को चुनौती दे देते थे। परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, उस लोकल एरिया के सरदार और अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, जैसे जैसे ये पावर और पैसा उस प्रांत के सूबेदार, उस लोकल एरिया के सरदार और बाकी ग्रुप्स के हाथ में आ रही थी, उसको रोकने में जो औरंगजेब के बच्चे हैं, उत्तराधिकारी थे, वो सक्षम नहीं थे। अब ये देखो, भरपूर फसल और खाली तिजोरी। उस टाइम के एक लेखक ने साम्राज्य की जो पैसे की स्थिति है, वो जो दिवालियापन है, उसका एक्सप्लेन करने के लिए ये शब्द लिखे थे। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है। किसान को जो पैसे देता तो उसके कंट्रोल में रहते थे ना,
जब तक कि वो साहूकार को अपना पैसा चुकाना दे तब तक कंट्रोल में रहते थे ना। तो उसी प्रकार पूरी जो व्यवस्था है और प्रशासन है वो इतनी चकनाचूर हो चुकी थी कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन अपने मालिक यानी कि जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं देता था वो। ऐसी हालात में जमींदारी सशस्त्र सेना कैसे रख पाते? जो जमींदार लोग थे वो शस्त्रों के साथ लोगों को, सैनिकों को कैसे रख पाते, जो कि लड़ाई के समय उनके आगे चलते और घुड़सवार जो उनके ठीक पैसे चलते, उनको पैसा कैसे दे पाते? नहीं हो पा रहा था उनसे ऐसा। इस आर्थिक और पॉलिटिकल संकट से के बीच ईरान के शासक, एक तो ये पैसे की कमी, राजनीति अच्छी से नहीं चल रही है, तो उसी टाइम पे ईरान के शासक आ गए यहाँ पे नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और पूरे नगर को लूट लिया। बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत नादिर शाह ले गया आक्रमण के बाद। और जब नादिर शाह आक्रमण करके चला गया, उसके बाद अफगान शासक आया। ईरान का शासक गया, अफगान का शासक आया, उस शासक का नाम था अहमद शाह अब्दाली। उसने तो आक्रमण करने का तांता ही बांध दिया, बार बार आक्रमण। 1748 से 1761 के बीच में 5 बार उत्तर भारत में आक्रमण किया, लूटमार मचाई। अब ये देखो, उस टाइम के किसी प्रेक्षक ने इस विध्वंस को एक्सप्लेन इस तरीके से किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ के गहने, जवाहरात, अन्य चीजें ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे कि तख्ते ताउस यानी कि मयूर यहाँ से ले गए। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर जो आक्रमण हुआ उसका जो प्रभाव है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने लिखा है, जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग तरह तरह के कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वो बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद, जो नया शहर बनाया गया था, वो मलबे के ढेर में बदल गया। नादिर शाह ने जब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला किया तो वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की परस्पर एक दूसरे से टक्कर ने उसे और भी कमजोर कर डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, एक ईरानी एक तुर्की, जो तुरानी और तुरानी जो होते थे, जो मूल रूप से तुर्क होते थे। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। उस टाइम के जो मुगल बादशाह है वो इन लोगों की हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हुई जब 2 मुगल बादशाह फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय, फर्रुखसियर जो कि 1713 और 1719 के बीच में शासन कर रहा था, और आलमगीर द्वितीय जो 54 से 59 के बीच में काम कर रहा था, उनकी हत्या हो गई। ये एक इमेज को अच्छे से देखो। दो अन्य बादशाह, अहमद शाह जो कि 1748 से 54 तक, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय इनके बाद आए हैं, पहले अहमद शाह थे, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय जो कि आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद शाह आलम द्वितीय बने हैं। वो 1759 से 1816 तक को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। उनके अभिजात उनको मतलब बिल्कुल अंधा बना के रख दिया उन्होंने। मुगल साम्राज्य की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद ने बना ली। राजपूत, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था के विशिष्टता के साथ सेरावत रहे। बदले में उन्हें अपने वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाके पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयास शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा लिए। अब ये देखो अभिजात, हाँ ये हम देख चुके हैं। इस प्रभावशाली राजपूत घराने ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया, मतलब जहाँ पे ज़्यादा माल मिल रहा था ना उन्हें, उन पे दावा किया, उनकी सूबेदारी पे दावा किया कि हम लोग मैनेज करेंगे अब इन्हें। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई।
अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। जोधपुर के राजा को गुजरात की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनकरण कर दिया। जो ये उनके पोस्ट थी ना, उनको न्यू बना दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों में कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया। अपने आसपास के लोगों पे कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी की बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है ये। और उस टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम में अंबर के जो बड़े बड़े हिस्से थे उसको कब्जा लिया था। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित कर ली और उन्होंने 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1722 में उन्हें आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 में दशकों से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। किसके कब्जे में आए? राजपूत। ये जो लोग हैं 1740 में मराठा ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। अब ये पिक्चर देखो, चित्तौड़गढ़ का किला है राजस्थान का। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटी पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचना में नगर, महले, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संचय और अन्य इमारत होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी यानी कि कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय हैं। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था। मुगलों का राजा बना रहना स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। मेवाड़ ने चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। उदयपुर और मेवाड़ दोनों के बड़े बड़े हिस्से किसके पास थे? राणा प्रताप के पास। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वो अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। जयपुर के राजा जयसिंह 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन किया गया है। 32 की बात है ये, 1732। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। 12 वर्ष के लिए कहाँ के सूबेदार रहे? आगरा के। और 5-6 वर्ष के लिए मालवा के सूबेदार रहे। उनके पास विशाल सेना थी, तोपखाना था तथा भारी मात्रा में धन संपत्ति थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। राजा जयसिंह का यह है जंतर मंतर, यह है मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में। अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी के 5 खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इस वेधशाला में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। आजादी हासिल करना। सिख। अध्याय 6 में आपने पढ़ा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में यानी कि 1700 से 1 साल पहले में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके बाद में पश्चात राजपूत और मुगल शासक के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच में क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उन्हें 1716 में मार दिया गया। खालसा से क्या अभिप्राय है? क्या आपको याद है कि इसके बारे में आपने चैप्टर 6 में कुछ पढ़ा है? ओके, तो बंदा बहादुर को बंदी बनाया गया 1715 में और 16 में उनको मार दिया गया। 18वीं शताब्दी के कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वो सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसान ने उनकी उपज का, राखी व्यवस्था में क्या होता था, किसान जो अपनी उपज है उसका 20% कर के रूप में लेकर बदले में उनका संरक्षण प्रदान करते थे। जो भी उपज हुई 100 कट्टे हुए अगर किसान के पास, तो 20 कट्टे ये लोग लेते थे, उसके बदले में किसान का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया करते थे ये लोग। ठीक है।
रणजीत सिंह की तलवार ये है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु है ये। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा से को प्रेरित किया कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों के पंजाब का संवर्ध प्रांत और सर हिंद के सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपने सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि यह विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समुदायों के में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं सदी के अंत तक दक्षिण में यानी कि शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिसके अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 के साजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गनिर्देश में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मावाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रहण प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 के शक्तिशाली योद्धा परिवार यानी कि देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक यानी कि कुंभी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार के हाथ में रही। मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति एक परिवार के हाथ में रही जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासन काल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाके से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना में ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुम्मद आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। कुम्मक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सने और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीपों के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। अब यहाँ पर देखो ब्लू बॉक्स में क्या गिवन है। प्रमुख मराठा राज्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680, छत्रपति संभाजी महाराज 81 से 89, छत्रपति राजा राम महाराज 89 से 700, महारानी ताराबाई इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। महारानी ताराबाई 1700 से 1761,
6 साहू महाराज 82 से 749, 1682 से 1749। संदर्भ क्या है? मजूमदार आरसी 2007, द मुगल एम्पायर, भारतीय विद्या भवन, मुंबई से लिया गया है ये संदर्भ। चौथ क्या होता था? जो जमींदार होते थे उनके द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% चौथ होता था। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेश मुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9-10% हिस्सा सरदेश मुखी होता था। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लल्ला के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। चलो आगे की पढ़ाई करते हैं। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठाओं ने एक प्रभावशाली शासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्रों को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। जाट अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया।
1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए। अन्य सैनिक मराठाओं से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैलियों में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया। शाही वास्तुकला के जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को, यानी कि आधुनिक राजस्थान में जो भरतपुर है, संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे, उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह है। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुम्मद पर गौर करें। बांग्ला गुम्मद देख लो भाई। कल्पना करें आप 18वीं शताब्दी के एक राज्य के शासक हैं। अब यह बताइए कि आप अपने प्रांत में अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे, और ऐसा करते समय आपके सामने क्या क्या विरोध अथवा समस्याएं खड़ी की जा सकती है। 18वीं शताब्दी के एक राज्य के तुम शासक हो। अपने प्रांत को मजबूत करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, बताओ। इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट शब्द सूबेदारी, दल खालसा, मिसल, फौजदारी, इजारादारी, चौथ, सरदेशमुखी, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। वेट कीजिएगा और देखते हैं, बहुत जल्दी लाते हैं नई वीडियो।